हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे थे और सामान्य वित्तीय लेखा नियम में भी अपन ने नियम संख्या 88 तक कल कंप्लीट कर लिया था। अब नियम संख्या 89, 90, 91, 92, 93 अपन आज की क्लास में 5 नियम देखेंगे। तो दोस्तों एक एक नियम को आराम से समझिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको सरल भाषा के अंदर एक एक नियम में लिख के दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं एक एक नियम को आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जूनियर अकाउंटेंट के सभी विद्यार्थी जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि आप अपना तैयारी को अभी से प्रारंभ कर दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनके 50% से अधिक मार्क्स हैं सीईटी एग्ज़ाम के अंदर, उन सबको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। एक फिक्स कट ऑफ तय की जाएगी और वो भी 50% से ऊपर वालों को सभी को पास किया जाएगा। अपने अधीनस्थ बोर्ड ने कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है इस मामले में। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ना, अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग कट ऑफ तय करना, फिर उस कट ऑफ में बार बार वही बच्चे सेलेक्ट होने जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरा, ये पात्रता परीक्षा है तो दोस्तों इसको आरएस की तरह प्रिलिम्स नहीं बनाया जाएगा, इसको एक पात्रता परीक्षा ही रखा जाएगा। तो 50% से जिस भी किसी भाई के सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ऊपर मार्क्स हैं, वो सब कॉमर्स, नॉन कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी प्रारंभ कर दे। और आपके लिए सामान्य वित्तीय लेखा नियम ये एक टॉपिक है सिलेबस का, ये आपके लिए नया टॉपिक है। तो अपन दोस्तों इस टॉपिक को निःशुल्क कर रहे हैं, आपको समझने योग्य भाषा में समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक एक नियम को समझे। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो दोस्तों 50 से 60 पेज से अधिक के नोट्स नहीं होंगे, और 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर पुराना पैटर्न रहता है तो 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 पेज पढ़ने हैं। 25 में से आपको 80% नहीं सॉरी 90% अपने पढ़ाए हुए में से आने की मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उसके अलावा 10% क्वेश्चन, कहने का मतलब 22-23 क्वेश्चन तक अपने नोट्स से मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आउट हो जाते हैं अपने पढ़ाए हुए में से, तो दोस्तों उसके लिए मैं मानव ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो दोस्तों अपन एक एक टॉपिक को देखते हैं। हम नियम संख्या 89 समझिएगा। अपन ने 88 और 87 बिलों के खो जाने के संबंध में कल तैयार किया था, और उन दोनों नियमों के अंदर था अपन ने क्या पढ़ा था। 87 में तो ये पढ़ा था कि बिल खो जाने पर यदि उसका भुगतान नहीं किया गया तो बिल खो गया तो क्या क्या करेंगे, यदि भुगतान कर दिया गया फिर बिल खो गया तो क्या करेंगे। इस संबंध में दोनों नियम थे। अब 89 नियम क्या कहता है कि भुगतान हो गया था, बिल भी खो गया या रसीद खो गई, तो उस भुगतान की पुष्टि कैसे करेंगे। पुष्टि करना संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अपना 89 नियम संख्या 89 लागू होगा। तो अब इस नियम को आप समझिएगा। किसी बिल किसी बिल अथवा रसीद खो जाए तो बिल या रसीद खो जाए तो भुगतान की पुष्टि करना संभव नहीं। किसी बिल या रसीद खो जाए तो भुगतान की पुष्टि करना अगर संभव नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अपना नियम संख्या 89 लागू हो जाएगा।
और ये किस मामले में लागू होगा वो अपन ने पढ़ लिया। रसीद या बिल खो गया और भुगतान की पुष्टि करना संभव नहीं है, तो पुष्टि किस प्रकार से करेंगे ये नियम ये समझा रहा है। तो डीडीओ का प्रमाण पत्र ही क्या कहलाएगा? वाउचर। दोस्तों डीडीओ ने जो प्रमाण पत्र जारी किया है वही वाउचर कहलाएगा। ऐसे मामले में बिलों की पुष्टि करने के संबंध में यदि दोस्तों पोस्ट ऑफिस में अपन ने कोई वैल्यू पेड पोस्ट से कोई वस्तु मंगाई है, कोई वस्तु मंगवाई है, तो दोस्तों उसका कवर जो होगा पोस्ट ऑफिस से जो प्राप्त हुआ है जिस पैकिंग में, उस कवर पे ही कोई डीडीओ से क्या करवाएंगे? प्रमाणित करवाएंगे। और जो प्रमाणित किया हुआ कवर होगा वही क्या माना जाएगा? वाउचर मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 89 पढ़ा। अब अपन नियम संख्या 89 क्या कहता है दोस्तों? बिल खो गया तो दोस्तों भुगतान की पुष्टि करना संभव नहीं हो तो कैसे भुगतान की को आइडेंटिफाई करेंगे? तो डीडीओ का प्रमाण पत्र ही क्या कहलाएगा? बिल या वाउचर खो गया। एक तरह से ये वाउचर खोने के संबंध में, क्योंकि रसीद सोने के संबंध में तो अपन ने पहले पढ़ लिया था। वाउचर खो गया, सॉरी बिल खोने के संबंध में पढ़ लिया था पहले। डीडीओ का प्रमाण पत्र ही वाउचर होगा। अगर पोस्ट ऑफिस से अपन ने वैल्यू पेड पोस्ट से कोई वस्तु मंगवाई है तो कवर डीडीओ से प्रमाणित करवा लेंगे, वही वाउचर कहलाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब नियम संख्या 80 पढ़ेंगे अपन 90। दोस्तों नियम 90 क्या कहता है? समयातीत क्लेम। समयातीत क्लेम यानी दावा। अब ये समयातीत क्लेम कौन सा होता है? तो दोस्तों इसमें इसकी परिभाषा दे रखी है। इसकी परिभाषा क्या दे रखी है कि समयातीत क्लेम किसको माना जाएगा? तो दोस्तों पेंशन या फिर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। ये दो मामले हैं, पेंशन और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। इन दोनों मामलों को छोड़कर दोनों मामलों को छोड़कर 2,000 रुपये से ज़्यादा का 2,000 रुपये से 2,000 रुपये से ज़्यादा का 2,000 रुपये से ज़्यादा का की राशि का भुगतान क्या हो जाएगा? समयातीत। कितने समय बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद समयातीत हो जाएगा। भुगतान संबंधी ज़्यादा का कोई बिल है, भुगतान है, दावा है। ज़्यादा का भुगतान की जगह दोस्तों यहाँ अपन दावा शब्द यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लेम, क्योंकि भुगतान ही हो जाता तो समयातीत थोड़ी होता दावा। समयातीत तो 2 वर्ष बाद समयातीत मानेंगे। 2,000 रुपये से कम की राशि है तो दोस्तों 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद समयातीत होगा अगर 2,000 रुपये से कम की राशि का मामला है तो अपन ने नियम संख्या 90 क्या कहता है दोस्तों? इससे पहले अपन ने पढ़ा समयातीत और क्लेम की परिभाषा देख रहे हैं अपन। समयातीत क्लेम कौन सा होगा? समयातीत क्लेम वो क्लेम होगा जो 2,000 रुपये से ज़्यादा का है और 2 वर्ष हो गए हैं जिसका भुगतान नहीं हुआ है किसी कारणवश,
या फिर जिसका बिल पारित नहीं हुआ है अभी तक, तो 2 वर्ष तक पुराना क्लेम होगा, 2,000 रुपये से समाहित हो जाएगा। 2,000 रुपये से कम का है तो 3 वर्ष बाद वो क्लेम समाहित हो जाएगा। अब अपन नियम संख्या 90 पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। 90 पढ़ लिया अपन ने, समझ लिया। अब 91। पूर्व जांच। पूर्व जांच के बिना पूर्व जांच के बिना क्लेम क्या नहीं होगा? समयातीत नहीं होगा दोस्तों। सॉरी, पूर्व जांच के बिना, गलत लिख लिया अपन ने, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो गया था। समय पूर्व जांच के बिना पारित नहीं करेंगे। कोई समयातीत क्लेम है तो उसको पूर्व जांच के बिना उस बिल को वापस से दोबारा से पारित नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी सक्षम शक्तियों के अधीन उसको पारित करेगा। नियम संख्या 91 दोस्तों यही कहता है कि पूर्व जांच के बिना पारित नहीं किया जाएगा। जो कौन से नियम को पारित नहीं किया जाएगा? जो कैसा है? समयातीत है। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 92। 92 दोस्तों, ये पूर्व जांच के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके संबंध में है। पूर्व जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? तो सबसे पहले अपन देखेंगे डीडीओ का प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्राप्तकर्ता से प्राप्त नहीं होने का, प्राप्तकर्ता से प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र है। तो पूर्व जांच करेंगे, क्या करेंगे? कालातीत समयातीत बिल दोबारा से पास होने के लिए आता है, या समयातीत बिल का भुगतान करने से संबंधित सबसे पहले क्या करेंगे? समयातीत से पहले क्या करेंगे? पूर्व जांच करेंगे। क्या क्या दस्तावेज? डीडीओ का प्रमाण पत्र, प्राप्तकर्ता से भुगतान प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र की, और क्षतिपूर्ति बंद प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? प्राप्तकर्ता से क्षतिपूर्ति बंद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बॉन्ड बॉन्ड भरवाएंगे। क्षतिपूर्ति का जो भी नुकसान हुआ है भुगतान नहीं होने से, उसका बॉन्ड भरवाएंगे। क्षतिपूर्ति बंद भरवाएंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तो 92 क्या कहता है? जांच के लिए क्या क्या दस्तावेज? डीडीओ का प्रमाण पत्र, प्राप्तकर्ता से प्राप्त नहीं होने का, पैसे प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बंद, तीनों प्राप्त करेंगे। 92 समझा अपन ने। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 93। दोस्तों नियम संख्या 93 क्या कहता है? समयातीत क्लेम की गणना अवधि। ये समयातीत कि क्लेम जो अपन कह रहे थे 2 साल बाद समयातीत हो जाएगा। 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान है, अधिक का क्लेम है, और अगर 2,000 रुपये से कम का क्लेम है तो 3 वर्ष बाद समयातीत हो जाएगा। तो समयातीत क्लेम की जो अपन 2 वर्ष या 3 वर्ष की गणना करेंगे, उस समयातीत क्लेम की गणना कब से प्रारंभ होगी? इस संबंध में अपना 93 नियम है। तो दोस्तों स्वीकृति
कार्य या बिल की स्वीकृति जारी करने के दिनांक से स्वीकृति जारी करने की दिनांक से क्या करेंगे, गणना करेंगे समयातीत क्लेम के लिए। दूसरा, अगर आकस्मिक दावा है, आकस्मिक दावे की स्थिति में जब आकस्मिक दायर डीडीओ को प्रस्तुत करने के माह से अगले माह की प्रथम तारीख, दावा प्रस्तुत करने की प्रथम तारीख से काउंटिंग करेंगे डीडीओ के सामने आकस्मिक दावे के संबंध में। अगर यात्रा भत्ता है तो उसकी काउंटिंग कब से किया जाएगी, यात्रा समाप्ति की दिनांक से। यात्रा समाप्ति की दिनांक से। अगर चिकित्सा भत्ता है तो दोस्तों चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करने की तारीख से। तो दोस्तों चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करने की दिनांक से। तो दोस्तों अब आप एक बार नियम को वापस समझेंगे, एक एक नियम को शॉर्टली अपन 2 मिनट के अंदर वापस से पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा किसी बिल रसीद खो गई है, वाउचर खो गया, मान लो भुगतान से संबंधी वाउचर खो गया, तो उसके संबंध में अपने पास प्रूफ तो होने चाहिए कि हमने भुगतान कर दिया। तो उसके लिए डीडीओ का प्रमाण पत्र ही वाउचर का काम करेगा। अगर पोस्टल ऑफिस से वैल्यू पेड पोस्ट से कोई वस्तु मंगाई जाती है वैल्यू पे करके, यानी कि पहले पेमेंट भुगतान करने के बाद अगर कोई वस्तु पोस्ट ऑफिस के द्वारा भुगतान प्राप्त की जाती है तो वैल्यू पेड पोस्ट है, तो जिसका भुगतान हो चुका है तो उसका कवर पेज पर लिखा हुआ होगा कि वैल्यू पेड पोस्ट है, तो इसका मतलब इसका भुगतान किया होगा। उसको डीडीओ से अगर हस्ताक्षर कर देगा तो वही वाउचर मान लिया जाएगा, प्रूफ नहीं है ऐसे मामले में। समयातीत क्लेम किसको कहेंगे, तो पेंशन को और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर सभी मामलों में 2,000 रुपये से अधिक की राशि अगर बकाया है तो 2 वर्ष के बाद वो समयातीत हो जाएगी। और इस मामले में क्लेम की राशि अगर 2,000 रुपये से कम है तो 3 वर्ष बाद वो भी क्या हो जाएगी, समयातीत हो जाएगी। अगर उसका किसी भी कारणवश भुगतान अटका हुआ है तो वो समयातीत हो जाएगा। समयातीत भुगतान को पारित करने से पूर्व उसकी पूर्व जांच करनी होगी। नियम संख्या 91 क्या कहता है, पूर्व जांच के बिना उसको पारित नहीं किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी पूर्व जांच करके ही उसको पारित करेगा। ये नियम संख्या 91 कहता है। नियम संख्या 92 क्या कहता है, पूर्व जांच के लिए क्या क्या दस्तावेज चेक किए जाएंगे, तो डीडीओ का प्रमाण पत्र, भुगतान प्राप्तकर्ता से भुगतान प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र और क्षतिपूर्ति बंद प्राप्त किया जाएगा, यानी कि बॉन्ड भरवाया जाएगा। उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसका क्षतिपूर्ति के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो अपन ने नियम ये देखे, नियम 92 तक का देखा। अब अपन अगला नियम, अंतिम नियम समझेंगे, और ये नियम है 93। समयातीत क्लेम की गणना किस तारीख से करेंगे, वो 2 वर्ष, जो अपन 2 वर्ष की बात कर रहे हैं कि 2 वर्ष बाद समयातीत हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद समयातीत हो जाएगा, तो उस 2 वर्ष के पीरियड की काउंटिंग किस हिसाब से करेंगे, तो उस संबंध में अपना नियम संख्या 93 कहता है। समयातीत क्लेम की गणना के संबंध में तो स्वीकृति जारी, किसी भी बिल की स्वीकृति जारी हो गई, बिल की भुगतान अगले बंदे ने भुगतान चेक प्राप्त करने ही नहीं आया, बिल पास हो गया और डीडीओ के पास चेक पड़ा है लेकिन वो चेक लेने ही नहीं आया, तो 2 वर्ष बाद वो समयातीत हो जाएगा। तो ऐसे मामले में दोबारा से पूरी कार्रवाई करनी होती है, उसको प्रूफ लेने होते हैं कि भाई उसने भुगतान प्राप्त नहीं किया है। वो अपन ने जो अभी पढ़ा है, डीडीओ से प्रमाण पत्र लेना होगा, उसे क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्राप्त करना होगा। तो आकस्मिक दावे का मामला अगर है तो आकस्मिक दावा डीडीओ को जिस माह में प्रस्तुत किया गया उससे हम अगले माह की प्रथम तारीख से समयातीत क्लेम की गणना करेंगे। यात्रा भत्ता का मामला है तो यात्रा समाप्ति की दिनांक से उस 2 वर्ष या 3 वर्ष जैसा भी मामला हो, 2,000 रुपये से अधिक का मामला है तो 2 वर्ष की काउंटिंग करेंगे, और अगर 2,000 रुपये से कम का मामला है तो 3 वर्ष की काउंटिंग करेंगे। चिकित्सा भत्ता के मामले में चिकित्सक जिस दिन प्रमाणित करता है भत्ते के लिए, तो उस दिन जैसे किसी कर्मचारी को चोट लगी
उसके बिल पास होने हैं वो चिकित्सक व्यय के, तो जिस दिन वो चिकित्सक प्रमाणित करेगा चिकित्सा भत्ते के संबंध में कि तारीख से उसकी समयातीत होने की अपन का क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। अब दोस्तों एक एक नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप पहले एक एक नियम को नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद अपनी पूरी क्लास दोबारा से देखें। पहले एक बार पूरे नियम संख्या 89 से लेकर 93 तक जो अपने आज पढ़े हैं उन सब नियमों को आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, और उसके बाद में उन नियमों को एक बार पढ़ लें, और फिर उसके बाद में आप क्लास देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लाइफलाइन क्लासेज पे आपके लिए हाजिर रहूँगा। आप कमेंट करके बताएं, जिस क्लास में प्रॉब्लम आती है उसी क्लास के नीचे कमेंट करके नियम संख्या डाल के बताएं कि सर इस नियम में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो नियम आपको वापस से समझा दूंगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अपना जूनियर अकाउंटेंट में अपना टारगेट ये होना चाहिए कि RSR के JF&R के अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये जब अपन टारगेट लेके चलेंगे, इसी हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, टारगेट लेके चलेंगे तो दोस्तों 25 में से 25 अगर सही नहीं होंगे तो 25 में से 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ज़रूर सही होंगे, जो अपने को अन्य सब्जेक्टों में अन्य स्टूडेंट्स से ऊपर ले जाने का कार्य करेंगे। और ये 50 से 60 पेज का मैटर है मात्र। तो दोस्तों एक एक नियम को तैयार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नियम संख्या 89 का, 19 का, 19(1) का, 19(2) का, और दोस्तों ये 93 का, तीनों के। और ये एक लाइन बच रही है 93 के नियम की है, तो इन सब का आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी इतनी जिम्मेवारी ज़रूर बनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ लाइफलाइन क्लासेज को शेयर कीजिएगा। अपन जैसे ही अपनी लाइफलाइन क्लासेज पे सामान्य वित्तीय लेखा नियम JF&R कंप्लीट होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा अपन पेपर सोल्व कराएंगे पीछे के एग्जाम के, तो तभी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक एक नियम को साथ साथ कम से कम याद ना करें तो एक एक नियम को समझते हुए और नोट डाउन करते हुए चलें, और याद करें तो वो और भी अच्छी बात है, ताकि अपन जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करें प्रीवियस ईयर के तो आप सबको लगे कि हाँ यार अपन ने पढ़ा है, वो वास्तव में जेन्युइन पढ़ा है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।